नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज का लेक्चर हमारे पास है किरचॉफ्स रेडिएशन लॉ। तो इसमें कुछ सब टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो मैं क्विक ग्लैंस दे देता हूँ आपको जो जो हमें पढ़ना है। तो किरचॉफ्स रेडिएशन लॉ देखेंगे हम, फिर इसका हम प्रूफ देखेंगे कि किस तरीके से हम किरचॉफ्स रेडिएशन लॉ को प्रूफ किया जाता है। अब देखो कई मेथड हैं इसके प्रूफ करने के। थर्मल फिजिक्स में भी हम इसको प्रूफ करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में भी एक स्टार्टिंग में जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, तो इस चीज़ को हम किरचॉफ्स रेडिएशन लॉ को बताया जाता है ताकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है, प्लैंक्स हाइपोथेसिस जो है, उन चीज़ों को समझने में आसानी हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन लॉ। तो ये दो टॉपिक हमारे पास आज हैं। बहुत छोटा लेक्चर होने वाला है, ज़्यादा लेंदी लेक्चर नहीं होगा। तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है किरचॉफ्स रेडिएशन लॉ। देखो किरचॉफ्स रेडिएशन लॉ क्या कहता है, बहुत सिंपल है। किरचॉफ्स रेडिएशन लॉ ये कहता है जो रेशियो हमारे पास होता है ना, रेशियो किस चीज़ का, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर हमारे पास ही हो गई। इसका जो रेशियो है, जिसको हम स्पेक्ट्रल इमिटेंस भी बोलते हैं, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर को, इसका जो रेशियो है किसके साथ, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टेंस के साथ। तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टेंस है। ये क्या रहेगा, सेम रहता है फॉर ऑल बॉडीज एट अ गिवन टेम्परेचर। ध्यान से समझो, ये हर बॉडी के लिए, ठीक है ना, ये क्या रहेगा, सेम। ठीक है ना, सेम फॉर ऑल बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर। समझ में आया। तो ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ मैंने ब्लैक बॉडी का जिक्र नहीं किया, ध्यान समझिए, हर बॉडी के लिए ये सेम रहेगा। यदि हम वो बॉडी पर्टिकुलर वेवलेंथ से उसका इमिशन कितना हो रहा है, ठीक है ना, और उसमें एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, इमिशन कितना हो रहा है और उसमें एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, इनका जो रेशियो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, और वो किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। कोई भी बॉडी हो, मान लो मेरे पास कोई बॉडी है ए, एक मेरे पास है बॉडी बी, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो इन दोनों बॉडी में जो ये रेशियो रहेगा, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ये किरचॉफ्स ने बताया था, इसी को बोलते हैं रेडिएशन लॉ। तो दिस रेशियो इज यूनिवर्सल फंक्शन, ठीक है ना, डेट डिपेंड्स ओनली ऑन द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एंड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन कंसिडरेशन। समझ में आया। या कहने का मतलब ये है कि जो वेवलेंथ है जो इमिट हो रही है उस पर, और जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उस पर ये रेशियो निर्भर करता है। समझ में आ गई बात, और ये सेम रहता है। कोई डाउट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, इट इज इक्वल टू स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। और जो ये रेशियो रहता है ना, ये किसके इक्वल होता है, इमिसिव पावर एक ब्लैक बॉडी के एट दैट टेम्परेचर। आप सबको देखो, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। ये मेरे पास एक बॉडी है ए, एक ये मेरे पास है बॉडी बी, ठीक है, और एक मेरे पास ये बॉडी है सी। ये ब्लैक बॉडी है, क्या है, ये ब्लैक बॉडी है। समझ में आ गई बात। ठीक है, ये दोनों ब्लैक बॉडी नहीं है। तो इन दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टी है। इसका भी टेम्परेचर क्या होगा, टी, और इसका भी टेम्परेचर क्या होगा, टी। समझ में आया। तो इन दोनों बॉडी में जो रेशियो होगा इमिसिव पावर का और एब्जॉर्प्टिव पावर का, ठीक है ना, वो कांस्टेंट आएगा। समझ में आया, सेम आएगा इन दोनों बॉडी का। तो इन दोनों बॉडी का, लेकिन ये किसके इक्वल भी होगा, ये किसी ब्लैक बॉडी के इक्वल भी होगा यदि उस ब्लैक बॉडी में का भी टेम्परेचर कितना है, टी, और उस ब्लैक बॉडी के किसके इक्वल होगा, ये उस ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर के इक्वल होगा। समझ में आया मैंने क्या कहा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है आपको। ये दोनों ब्लैक बॉडी नहीं थी, इन दोनों ब्लैक बॉडी के लिए ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, लेकिन यदि हमारे पास कोई ब्लैक बॉडी हो, परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो, ठीक है ना, तो उसका जो इमिसिव पावर है उसका रेशियो भी यही आता है। समझ में आया, जो इमिसिव पावर है वो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं मैथमेटिकली ये चीज़। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब इसको देखो प्रूव करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास डेल क्यू रिप्रेजेंट्स थर्मल एनर्जी इंसिडेंट। देखो ये क्या है, इंसिडेंट एनर्जी है पर यूनिट सरफेस एरिया पर सेकंड ऑन द बॉडी। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब ध्यान से देखो, अब ये तो इंसिडेंट एनर्जी हो गई हमारे पास, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सरफेस, पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट टाइम। समझ में आ गई बात। अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड, अब जितना रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ है वो कितना आएगा। अब
गौर से समझना, कल मैंने आपको बताया था कि जो मेरे पास ये होता है, ये हमारे पास क्या होता है, आपको ध्यान हो, फ्रैक्शन है ना, एब्जॉर्प्टेंस होता है ना, ये एब्जॉर्प्टेंस क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड, यानी कितना बॉडी का जो इंटेंसिटी है लाइट का वो एब्जॉर्ब हुआ है। तो यानी कहने का मतलब है यदि आई हमारे पास इंसिडेंट थी और ए एब्जॉर्ब हुआ है तो फ्रैक्शन कितना आएगा, ए लैम्डा। ये मैंने कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ठीक है। अब तो ये ध्यान से देखो, अब हमारे पास एब्जॉर्प्शन अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब कितना आएगा, कैसे, इंसिडेंट कितना हुआ है, डेल क्यू अमाउंट जो है थर्मल एनर्जी इंसिडेंट हुई है सरफेस पे, ठीक है, समझ में, तो ये डेल क्यू आ गया। तो मैं यदि इसकी मल्टीप्लाई साइड कर दूंगा तो मेरे पास यही तो मिलेगा, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था। तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, यानी अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड, समझ में आ गई बात, ठीक है, ये है। तो ये मेरे पास रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी। और परफेक्ट बॉडी में जो ब्लैक बॉडी हमारे पास होता है उसमें एब्जॉर्प्शन से में होता है, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड नहीं होता। द रिमेनिंग एनर्जी मस्ट आइदर बी रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। कब, जब ब्लैक बॉडी है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के केस में ये दोनों जीरो होते हैं। समझ में आया मैंने क्या कहा, ध्यान से समझो। यदि ब्लैक बॉडी है तो कुछ ब्लैक बॉडी में रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन हो जाता है ना, लेकिन यदि परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ नहीं होता। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यदि वो कुछ ब्लैक बॉडी में क्या हो रहा है, ठीक है, कुछ रिफ्रैक्टेंस और ट्रांसमिशन हो सकता है जनरली वो, ठीक है, समझ में आया। तो उस केस में जो रिमेनिंग है, जो मतलब एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, क्या हुआ है, तो रिफ्लेक्शन हुआ है, ट्रांसमिशन हुआ है, तो वो क्या आएगा, 1 माइनस के ए लैम्डा। भाई टोटल तो 1 होता है, ध्यान हो मैंने कल आपको बताया था, टोटल फ्रैक्शन तो ये फ्रैक्शन ही तो है, ये वैल्यू ज़्यादा ही तो होगी, ये हमेशा 1 से कम आएगा, तो टोटल कितना होगा, 1 होगा। तो ये मेरे पास आएगा, और इसमें यदि मैं डेल क्यू की मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये वो आ जाएगा अमाउंट ऑफ रेडिएशन आइदर रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। समझ में आया, ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करें ये क्या, इस इमिसिव पावर, तो यदि ध्यान हो कल मैंने इसका डेफिनेशन बताया था आपको। इस इमिशन क्या होता है, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट वेवलेंथ, ये हमारे पास होता है इमिसिव पावर, ये स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है। यदि देखो मैं डायमेंशनली देखो, यदि वेवलेंथ इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना, समझ में। तो ये क्या डिनोट करेगा, ये मेरे पास रिप्रेजेंट्स एनर्जी इमिटेड पर सेकंड और पर यूनिट सरफेस एरिया, पर सेकंड और पर यूनिट सरफेस एरिया। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आप देख सकते हो थर्मल इक्विलिब्रियम में ना जो टोटल एनर्जी होगी ना जो निकलेगी, ठीक है ना, समझ में, रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड एंड इमिटेड पार्ट, देखो दोनों रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड, इमिटेड मस्ट बी इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी। ये तो इंसिडेंट एनर्जी था, ठीक है, और ये क्या है, ये तो हो गया रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, और ये क्या होगा, इमिटेड। कहने का मतलब है, देखो इसको ऐसे समझो, ये मेरे पास एक ब्लैक बॉडी हो गई, ठीक है ना, तो ये तो मेरे पास हो गई इंसिडेंट, देखो मैं एरो से दिखा रहा हूँ, ये रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, ट्रांसमिट भी हो सकती है, समझ में आया, ठीक है ना। और इमिशन, यदि टेम्परेचर इस बॉडी का कुछ थर्मल टेम्परेचर पर ये बॉडी कुछ इमिशन भी करेगी, समझ में आया मैं क्या कह रहा है। तो जो इंसिडेंस है ये रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन और इमिशन, ठीक है, ये इन तीनों के इनके इक्वल होना चाहिए, तो वही क्या है, समझ में आ गई बात, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना सिंपल है, मेरे पास कितना आएगा, ये तो आएगा, ठीक है, समझ में आया, ये से कट जाएगा, ये इधर आ गया, ये बन गया मेरे पास, ठीक है। यदि परफेक्ट ब्लैक की बात करें तो परफेक्ट ब्लैक में तो हमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन 1 होता है, ठीक है ना, तो ये 1 आ जाएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा, सिंपली ये इज इक्वल टू, ठीक है। अब परफेक्ट ब्लैक की बात हो रही है तो एब्जॉर्प्शन तो 1 आएगा मेरे पास, ठीक है, और जो इमिशन होगा ना वो मैक्सिमम होगा, यानी बॉडी को जब हम टी टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा इमिशन करेगा, तो ये मेरे पास इमिशन आएगा, समझ में आया। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इमिशन के, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, ई लैम्डा, और ये मेरे पास क्या आ गया, डेल लैम्डा, समझ में आ गई बात, ठीक है।
तो इस तरीके से मैं ई लैम्डा किसके इक्वल रख सकता हूँ, ये, ठीक है ना। ये कब है, ये मेरे पास परफेक्ट बॉडी का केस आया है ना, परफेक्ट ब्लैक बॉडी का केस है ये। और जनरली जब बॉडी परफेक्ट नहीं थी तो मेरे पास सिंपली ये केस था, यानी समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यदि आप ध्यान से देखो, इसको मैं ए लैम्डा को इधर ले आऊँ, यदि आप गौर से देखो ना, देखो ई लैम्डा और ई लैम्डा, ठीक है ना, फॉर अ बॉडी, ये किसी बॉडी के लिए है, वो ब्लैक बॉडी हो सकती है या कोई सिंपल बॉडी हो सकती है, ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी होगा ये, ठीक है ना। ये यहाँ से लेकर आया मैं। अब इन दोनों को जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, ये इसके इक्वल आएगा। तो वही है कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन फ्रॉम द अर्लियर, यानी इसके कंपैरिजन जब इससे करेंगे तो ये आएगा। यही हमारे पास क्या था, किरचॉफ्स का नियम था, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, ठीक है। यानी रेशियो जो है इमिसिव पावर का टू एब्जॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर विच इज किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। बात करें हम अब एप्लीकेशन की। अब देखो किरचॉफ्स लॉ टेल्स अस डेट गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर। जो गुड एब्जॉर्ब, ये मैंने कल भी बताया था, आपको ध्यान हो, जो गुड एब्जॉर्बर होते हैं वो गुड इमिटर भी होते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो इफ अ बॉडी एब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ स्ट्रांगली इट ऑल्सो इमिट्स द सेम रेडिएशन स्ट्रांगली। समझ में आया मैंने क्या कहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किरचॉफ लॉ यही कहता है गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल देखो, मेरे पास कोई परफेक्टली मेटल बॉल है विद ब्लैक स्पॉट। कहने का मतलब है ये मेरे पास कोई मेटल बॉल हो गई, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ब्लैक स्पॉट है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये क्या है, ब्लैक स्पॉट है। देखो व्हेन पॉलिश्ड metal ball having a black spot on its surface is heated to a high temperature, the black spot appears more brightly than the polished surface। कहने का मतलब देखो उसको ऐसा है, मैं इसको स्टार्टिंग से बताता हूँ। देखो हमने मान लो इस पर लाइट को इंसिडेंट किया, तो ये जो पोर्शन है पोली, ठीक है, ये पोर्शन क्या है, ब्लैक पोर्शन है, ये ब्लैक पोर्शन नहीं है। तो दोनों पोर्शन लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। समझ में आया, ध्यान से समझो, क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन जब मैं इसको टी टेम्परेचर पर हीट करूँगा, कांस्टेंट टेम्परेचर, इस बॉडी को क्या करूँगा, हीट करूँगा, तो इसमें से क्या होगा, इमिशन होगा। तो ये जो ब्लैक स्पॉट था ना इस पर, ये ज़्यादा चमकेगा, क्यों, क्योंकि ये गुड इमिटर भी है। समझ में आया, ये इस पोर्शन से ज़्यादा कौन इमिट करेगा, ये इमिट करेगा, क्योंकि ब्लैक स्पॉट ने एब्जॉर्ब भी तो ज़्यादा ही किया था। भाई ये ब्लैक स्पॉट तभी तो है, नाम ही तो उसका ब्लैक इसलिए पड़ा है क्योंकि एब्जॉर्प्शन हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, ध्यान हो, मैंने कल आपको बताया था कि ब्लैक क्यों नज़र आता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो यही मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि when a polished metal ball having a black spot on its surface is heated to high temperature, black appears more bright than the polished surface। रीज़न यही है क्योंकि एब्जॉर्ब भी ब्लैक ने स्ट्रोंगली किया था, तो वो हीट करने पर और स्पॉट से ज़्यादा ही ग्लो करेगा। समझ में आ गए। सिमिलरली रेड ग्लास की यदि बात करें, जो पीस ऑफ रेड ग्लास होता है, रेड ग्लास कहने का मतलब यहाँ लाल कांच से नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो वो ग्रीन लाइट को बहुत स्ट्रोंगली एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है वो ग्रीन, देखो रेड ग्लास जो है वो ग्रीन लाइट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो रेड ग्लास को हीट करने पर भी वो ग्रीन लाइट ही देगा, वो ग्लो करेगा, चमकेगा, किसके साथ, ग्रीन लाइट से, जब हम उसको हीट करेंगे तो, ठीक है। सोडियम वेपर की यदि बात करें, अब देखो जो सोडियम वेपर होता है ना, ठीक है ना, उसको हीट, अब देखो ध्यान से, सोडियम वेपर में देखो क्या होता है, ये मेरे पास सोडियम वेपर समझो, ठीक है ना। अभी सोडियम वेपर में हमें D1 और D2 लाइन मिलेगी। यदि आपको आपने एटॉमिक फिजिक्स पढ़ा हो, मैंने उसमें बताया था D1 D2 लाइन मिलती है। तो ये इमिशन में मिलती है, क्या मिलती है, इमिशन में, यानी इसको जब हम हीट करेंगे तो हमें ये लाइन्स मिलती है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको मैं हीट नहीं कर रहा, क्या कर रहा हूँ, हीट नहीं कर रहा हूँ, ये कूल है, चाहे कूल्ड है। समझ में आ गई बात। अब इस पर जब वाइट लाइट डालूंगा, क्या डालूंगा, इस पर जब वाइट लाइट में डालूंगा तो ये एब्जॉर्ब करेगा
उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट जो अब जब इसने एब्जॉर्ब कर ली तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा, मुझे वो वेवलेंथ नहीं मिलेगी ना, समझ में, वो वेवलेंथ नहीं मिलेगी क्योंकि इसने वो क्या कर ली, एब्जॉर्ब, और वही वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब किया जो इमिशन के दौरान ये शो कर रहा था। तो यानी गुड इमीटर के साथ क्या, गुड एब्जॉर्बर। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ें, बात करें फ्रानोपर डार्क लाइन्स इन सन स्पेक्ट्रा। अब देखो सन स्पेक्ट्रा में फ्रानोपर ने इसके बारे में बताया था, इसलिए फ्रानोपर डार्क लाइन बोलते हैं। कुछ नहीं है, देखो ये मेरे पास क्या हो गया, सन हो गया, और ये क्या हो गया, उसका कोर हो गया। ठीक है, तो कोर में ही तो, कोर में क्या हो रहा है मेरे पास, कोर में फ्यूज़न हो रहा है, और फ्यूज़न से क्या, कोर ज़्यादा हीट है उसकी सराउंडिंग से, है ना, मतलब उसका आउटर कोर ज़्यादा हीट है, समझ में आ गई बात। तो क्या होगा, यहाँ से जब रेडिएशन निकलता है ना, तो स्कूल पोर्शन क्या करता है, उन कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है। तो हम जब उसका स्पेक्ट्रम, जब हम सन से लाइट आती है तो हमें कुछ डार्क स्पॉट मिलता है, मतलब डार्क लाइन्स मिलती है, ये यहाँ पे डार्क लाइन मिल गई। ठीक है ना, क्योंकि ये वेवलेंथ की लाइट इस जो यहाँ से निकली थी ना, वे यहाँ क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, समझ में आया। ठीक है ना, अच्छा अब वो एब्जॉर्ब किसने की, हमारे यहाँ इसमें इस इन्वायरमेंट में यहाँ पे क्या होता है सर में, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, सीजियम, कॉपर, ये सारे गैसेस स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, तो इस वेवलेंथ की लाइट क्या कर ली, एब्जॉर्ब। अब जब हम इन मैटर्स को ना, जब हम अर्थ पर भी हम इनमें इनको जब इनका स्पेक्ट्रम जब हम पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह का, तो हमें वो स्पेक्ट्रम में ये लाइन्स हमें मिलती हैं, समझ में। यहाँ तो एब्जॉर्ब हो गई, यहाँ क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन हमें अर्थ पर ना जब हम इनका स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं तो इसी वेवलेंथ की लाइट ये इमिट भी करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एब्जॉर्ब की और ये इमिट भी करते हैं, समझ में आ गई बात। ठीक है, जब इनको हीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा किरचॉफ्स लॉ था। तो आज का लेक्चर यहीं तक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।